नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज आप उस इंपॉर्टेंट सेशन का हिस्सा बनने के लिए और मैं आपके साथ में एक इंपॉर्टेंट जानकारी साझा करने के लिए हाजिर हूं कि आजकल 1 मार्च जो कि आप मेरे साथ में आप देख रहे हैं कि जनवरी माह से लेकर के और अब तक जितने भी प्रकार के जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए और उसके अंदर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एक बिल जो है वो केंद्र सरकार अभी आचार संहिता लगने से पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले इस प्रकार का एक बिल लेकर के, हालांकि बिल तो पहले से आ गया था और वो संशोधित होने के बाद या कह सकते हैं राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो अभी वर्तमान में उसको अमली जामा पहचाने के बारे में बात करी जा रही है। मैं आपसे बात करने वाला हूं आज इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर कि आचार संहिता लगने से पहले सीएए लागू होने वाला है। जानते हैं इस पूरे सेशन के दौरान कि ये सीएए क्या है, इसकी शुरुआत कब से होती है, क्या ऐसे समानांतर रूप से और भी कोई कानून है जो कौन कौन से धर्मों के लिए प्रभावित करने वाले हैं या कौन कौन से धर्म उससे लाभान्वित होने वाले हैं। मैं पूरे सेशन के दौरान, आप वीडियोस के अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि सीएए की शुरुआत को कब से हुई, इसके अंदर कौन कौन से धर्मावलंबी सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाले, कौन सा एक अल्पसंख्यक समुदाय कह सकते हैं जो धर्म है वो इसे अछूता रहने वाला है, और कौन कौन से देशों से जो यात्री ये कह सकते हैं या वहां के जो नागरिक हैं वो यहां पे आए थे और उन्होंने अपना परमानेंट जो यहां पे रहना शुरू कर दिया था, उसके बारे में भी बात करते हैं और इसकी शुरुआत कब से होती है। तो चलिए सेशन के अंत तक आप बने रहिए। पहले देखते हैं कि इसके अंदर आप देख रहे हैं पीछे कि हिंदू शरणार्थी अधिकार मंच, जिसके द्वारा ये कहा जा रहा था कि हमारे जो 3 ऐसे मुल्क हैं जिनकी आधारशिला कहें या उनका जो धर्म है किसी राष्ट्र का वो इस्लाम है, और वहां पे जितने भी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, आजादी के बाद में अगर बात करते हैं 1947 के बाद में, जहां पे अफगानिस्तान में हिंदुओं की संख्या या जो अन्य अल्पसंख्यक जो धर्म वहां पे रह गए थे उनकी संख्या कमोबेश उस समय कितनी थी और अब वहां पे कितनी रह गई, उसके बाद में जितने भी प्रकार के जो धार्मिक उत्पीड़न के जो या अत्याचार के जो आरोप लगते रहे थे, उसके बाद में उन्होंने माइग्रेशंस की शुरुआत करी और उन्होंने भारत के अंदर आना शुरू कर दिया। और यहीं पे भारत सरकार के साथ वो इस प्रकार की गुहार लगाने लगे कि हमें भी यहां पे आप यहां की नागरिकता दे दीजिए। तो आजकल ये काफी बज बना हुआ है कि केंद्र सरकार अभी वर्तमान में मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते तक इस प्रकार का एक अनाउंस कर सकती है कि हमने सीएए, नागरिक संशोधन जो अधिनियम है, चार्टर या कह सकते हैं सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट है, उसको हमने लागू कर दिया है। वैसे बात करें कि 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से यह बिल पास हो गया था और उसके बाद में जनवरी 2020 तक आते आते राष्ट्रपति महोदय की भी मंजूरी मिल गई थी। उसके बाद इतना समय क्यों लगा? 2020 के बाद में ऐसी कौन सी टाइमिंग बैठ रही थी सरकार के द्वारा कि इसको 2024 तक आते आते इसको लागू करने की कवायद करी जा रही? इसके कौन कौन से जो भी वर्तमान में जो केंद्र के अंदर जो सरकार है उसके नफे और जो नुकसान या कह सकते हैं फायदे की गणित जो है वो क्या हो सकती है, इसके बारे में भी करने हैं विस्तार से चर्चा। तो आप देख रहे हैं कि सेंटर कुड इंप्लीमेंट सीएए बिफोर लोकसभा पोल्स, अनाउंसमेंट सोर्सेज। सोर्स के द्वारा ये कह सकते हैं सूत्र के अनुसार इस प्रकार की ये चीजें देखने को मिल रही हैं और माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा भी इस प्रकार का एक वक्तव्य आया जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों से पहले हम सीएए को लागू करने वाले हैं। हालांकि बात करते हैं 2019 के आसपास, तो तब भी पूरे देश के अंदर काफी बड़ा विरोध केंद्र सरकार को सामने को देखने को मिला था। हम सब लोगों को पहले से विदित कि शाहीन बाग के अंदर, जो दिल्ली के अंदर शाहीन बाग है, वहां पे भी लंबे समय तक एक धरना चला था और उसके बाद उसने बड़े एक उग्र आंदोलन के रूप में उसने अपना रूप ले लिया था। लेकिन 2020 के आते आते जब कोरोना का लग गया था, उसके बाद में जो सारे धरना स्थल के अंदर जो प्रदर्शन करने वालों की अनुमति को बंद कर दिया गया था, उसके बाद में इसका विरोध थमसा गया था। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार असम सरकार के द्वारा भी एक रजिस्टर तैयार किया जा रहा था जिसके अंदर पॉपुलेशन की गिनती करी जा रही थी और कौन कौन से धर्मों को टारगेट किया जा रहा था, ऐसे विपक्षी पार्टियां और वो जो दूसरे जो लोग हैं ऐसा भी आरोप असम सरकार के ऊपर लगा रहे थे। इसके बारे में भी करेंगे बात। आप देख रहे हैं कि सीए रूल्स लाइकली टू बी नोटिफाइड बिफोर लोकसभा पोल अनाउंसमेंट रिपोर्टेड के द्वारा आ रहे हैं और इस प्रकार का अनाउंस अभी चीजें रिवील भी हो गई हैं, किस प्रकार की चीजें होने वाली हैं। बिजनेस टुडे ये कह रहा है कि लोकसभा पोल्स 2024 सेंट्रल लाइकली टू बी नोटिफाइड सीएए रूल्स बिफोर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि आदर्श आचार संहिता। आचार संहिता लगने के बाद में जितने भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक ही धरातल पे आ जाती हैं और कमोबेश ये भी चीजें होती हैं कि उसके बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी ऐसा लाभ
प्रद कोई भी प्रकार का अनाउंसमेंट वो कर नहीं सकती, क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से इस प्रकार की गाइडलाइन ये जारी करी जाती है कि जिसके अंदर किसी प्रकार को आप लोगों को गुमराह ये कह सकते हैं या उनको लाभान्वित करने के लिए इस प्रकार की कोई योजना या कोई घोषणा तो कर ही नहीं सकते। उससे पहले इस प्रकार की कवायद की जा रही है। आप देख रहे हैं सीए न्यूज के द्वारा अमेंडमेंट जो सिटीजन एक्ट जो रूल्स लाइकली टू बी इन्फोर्स्ड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ का मतलब कौन सा, कि आज जो 1 मार्च हो गया है आज, तो इस पूरे महीने यह कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो आदर्श आचार संहिता लगने वाली है उससे पहले ये नोटिफाइड हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि इन्फोर्स इसको कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि 3 जनवरी को एक मीडिया रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर कहा गया था कि केंद्र सरकार ने सीए के नियम तैयार कर लिए हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले इसको लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के सूत्र का यह भी कहना था कि एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है। पात्र लोगों में भारतीय नागरिकता उनको दी जा सकती है। कौन कौन से लोग पात्र होंगे? इसके अंदर 6 ऐसे समुदाय हैं जिनको अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा उन जो है वो कंट्रीज के अंदर मिला हुआ था। बात करते हैं अफगानिस्तान की, बात करते हैं पाकिस्तान की और हमारा ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां पर 6 ऐसे धर्म है। कौन कौन से धर्म है? तो उसके अंदर हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है और बौद्ध है। ये जो चारों जो 6 जो धर्म है, उन 6 धर्मों को यहां पे एंट्री दी जाएगी। कब से एंट्री दी जाएगी? 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी जो लोग यहां पे आए थे, कैसे आए थे, चाहे वो यात्रा पासपोर्ट के थ्रू आए हों या वीजा लेकर के आए हों या फिर ऐसे ही अपने आप को यह कह सकते हैं कि बाड़बंदी के द्वारा या किसी अवैध रास्ते से भी वो आ गए थे, उनको भी नागरिकता देने का विचार केंद्र सरकार ने कर लिया है। कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग यहां पे आए थे उनको यहां पे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसके अंदर विरोध इस बात का हो रहा है, विपक्षी पार्टी इस प्रकार का आरोप लगा रही है कि आपने सिर्फ एक ही धर्म को छोड़ा है और उस धर्म का नाम है मुस्लिम, या कह सकते हैं इस्लाम के जो मानने वाले लोग हैं उनको आपने यहां नागरिकता देने का किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं किया। केंद्र सरकार का यह कहना है कि वो जो सारे जो तीनों राष्ट्र है वहां पे मुस्लिम बहुल भी है और वहां पे इस्लाम को ही माना जाता है और वहां पे जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, केंद्र सरकार का यह मानना है कि 1950 और 1951 के आसपास बांग्लादेश में जहां पे आबादी हुआ करती थी 20% के आसपास हिंदुओं की, वो घट करके आधी हो गई है। बात करते हैं पड़ोसी जो मुल्क पाकिस्तान की, वहां पे भी स्थितियां काफी बहुत चेंज हो गई हैं। जहां पे 17% की आबादी 1947 के आसपास हिंदुओं की हुआ करती थी, वो मात्र सिमट करके 1.5% रह गई है। तो केंद्र सरकार का यह मानना है कि जितने भी हमारे जो अल्पसंख्यक लोग जो बंटवारे के आधार पर दूसरे मुल्कों में चले गए थे, उनके सामने हम एक विकल्प दे रहे हैं कि वो यहां पे आ सकते हैं और यहां पे नागरिकता वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि जो जितने भी जो 6 धर्म की मैं आपको बात बताने वाला हूं, इन 6 धर्मों को कितने समय तक यहां पे रहना होगा तब उनको नागरिकता मिलेगी। 6 साल अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का जो धर्मावलंबी अगर वो रहता है 6 धर्मों वाले, तो उनको यहां पे नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा पहले नियम क्या हुआ करता था? 11 साल। मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं अगर यहाँ पे आकर के 11 साल से रह रही, उसके बाद केंद्र सरकार ये विचार करेगी कि किसको नागरिकता दी जाए अथवा नहीं दी जाए। लेकिन जो 6 धर्म है, इसके अलावा जो 3 कंट्री से जो लोग आते हैं उनको स्वतः ही 6 साल पूरे करने पर ही अपने आप ही उनको नागरिकता मिल जाएगी। और अब नागरिकता देने का कार्य पहले राज्य सरकारें भी किया करती थी और केंद्र सरकार भी किया करती थी। लेकिन सीएए के लागू होने के बाद में ये सारा का सारा पूरा का पूरा जो दारोमदार है या कह सकते हैं उसका जो नियंत्रण है वो किसके पास में जाने वाला है? ये केंद्र सरकार के पास में जाने वाला है। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अब केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इसको देश में लागू कर सकती है। सूत्रों के अनुसार यह कहा जा रहा है कि इंडिया टुडे ने बताया कि इसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आचार संहिता से लगने से पहले इसको नोटिफाइड या कह सकते हैं इसको इन्फोर्स्ड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचना अगले महीने जारी कर सकता है। अब असम के अंदर ऐसा क्या हुआ? तो सबसे ज्यादा असम के अंदर इस प्रकार का विरोध क्यों देखने को मिला था? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर माइग्रेट होकर के जो लोग अगर कह सकते हैं रोहिंग्या भी हो सकते हैं, वहां पे हिंदू बंगाली लोग जो पहले बांग्लादेश में रहते हैं वो भी हो सकते हैं और मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो वहां की जो आबो हवा है या कह सकते हैं वहां का जो जननांकीय जो संतुलन था वो वहां पे बिगड़ रहा था। और इसके अलावा कमोबेश वो जो आदिवासी जातियां जो पहले वहां पे प्रभुत्व हुआ करता था, वहां के वो कह सकते हैं कि मूल स्थान पे हुआ करता था, जिसमें मणिपुर है, इम्फाल है, या कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, वहां पे भी लोग एज ए शरणार्थी वहां तक पहुंच गए थे। इसलिए वहां पे जो मूल जो लोग हैं उनकी संख्या कम होती जा रही थी
और जो बाहर से आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती जा रही थी। हालांकि ये मुद्दा है, ये वैसे राजनीतिक रोटियां सेकने का ज्यादा लगता है, क्यों इसके अंदर जिस प्रकार से रोहिंग्या भारत के अंदर आए और अलग अलग स्थानों के अंदर वो बस गए, उससे पहले किसी और पार्टी की सरकार हुआ करती थी और उन्होंने ये कहा कि हम आपको राशन कार्ड भी बनवा करके देंगे, आधार कार्ड भी बनवा करके देंगे। ऐसा विपक्ष आरोप लगाता रहा है, हमारा इसमें किसी प्रकार का कोई अलग से कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन जैसा चीजें चली आ रही है उसी को हम आपके सामने रख रहे हैं कि आप इस पूरे मैटर को जाने। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से लोग आएंगे और कहां से आएंगे। इसके बाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम का मैं ऑलरेडी पहले आपको बता ही चुका हूं। इसके अंदर 6 धर्म शामिल होंगे। वहां पे जो अल्पसंख्यक समुदाय रह रहा था, वहां पे वो कह रहे कि उनके साथ में यातना, उनके साथ में अलग से दुर्व्यवहार और उनके धर्मांतरण जो कराए जाते हैं, उसके सबसे ज्यादा आरोप उन राष्ट्रों पर लगते रहे हैं। और उसी की वजह से भारतीयों की, कह सकते हैं, हिंदू धर्म या अन्य जो धर्मों की संख्या दिन प्रतिदिन वहां पे गिरती चली जा रही थी। और इसी के लिए एक बहुत बड़ा बिल जो है केंद्र सरकार लेकर के आने वाली है। पार्लियामेंट पासेस द सिटीजंस अमेंडमेंट एक्ट, जो कब का था, 2019 का। इससे पहले भी इसकी कवायद हो चुकी थी 2016 में। 2016 में इसका मसौदा तैयार किया गया था। उसके बाद में राज्यसभा के अंदर आकर के बिल ये अटक गया और सरकार का जो, कह सकते हैं कि ये जो महत्वाकांक्षी जो बिल लाने की जो प्रक्रिया थी वो थम सी गई। 2019 में उसी पार्टी की सरकार आती है और 11 दिसंबर को ये संसद में पेश होता है और जनवरी 2020 के अंदर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से ये क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। 4 साल क्यों लग गए? तो इसके लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया था। उसके अंदर सारे प्रारूपों को, सारी चीजों पे या सारी चिंताओं को इसके अंदर मद्देनजर रखा गया कि किस किस को अपने को लाभान्वित करना है और कोई चीज से छूट जाए। इसके लिए भी अलग अलग बार जो है 6 महीने की कमेटी जो है वो बनाई गई थी। अब बात करते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य जो देश हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर के वो भारत आए थे। इसमें गैर मुस्लिमों को माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये जो 6 के 6 जो धर्मावलंबी है वो यहाँ पे आए थे, उनको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। बशर्ते यह है कि वो 6 साल से अपने यहाँ पे भारत के अंदर वो रह रहे थे। तो 2014 के बाद में तो सारी चीजें बिल्कुल चेंज है कि आज 8 साल के आसपास हो गए, तो ये तो उन्होंने का आंकड़ा पहले ही पार है, उन्होंने कर लिया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस मैप के जरिए मैं आपसे बताने वाला हूं कि 2024 के आते आते 1947 को जब भारत का बंटवारा हो जाता है, पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन जाता है जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। उस समय हिंदुओं की तादाद वहां पे कितनी हुआ करती थी, अफगानिस्तान में हिंदुओं की तादाद कितनी थी, ये आंकड़े जो है वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो आपको ग्रीन इसके अंदर मैप के जरिए दिखाया गया है, ये पाकिस्तान है और जो रेड कलर का है वो अफगानिस्तान है। अब आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर 1970 के आते आते भारतीयों की संख्या, इसके अंदर कह रहे हैं जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिसके अंदर हमने हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, इस प्रकार के जो धर्मों की चर्चा करी थी, उनकी संख्या हुआ करती थी 7.7 लाख। 2017 के आप आंकड़े देख रहे हैं, मात्र 7,000 रह गए हैं। 2022 की जब बात होगी तो आपको वहां पे ऐसा कोई धर्मावलंबी मिलेगा ही नहीं। और हम सब लोगों ने देखा कि जिस प्रकार तालिबान सरकार आई थी, उसके बाद में कितने धर्मावलंबी अपना देश, अपना वतन छोड़ करके, अफगानिस्तान से छोड़ करके भारत वो आ गए थे। अब बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। आप देख रहे हैं बंटवारे के बाद में पाकिस्तान के अंदर 1947 के अंदर जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 15% के आसपास हुआ करती थी, चौंकाने वाले आंकड़े आपको नजर आ सकते हैं कि 1998 तक आते आते 1.6%, कहने का 1998 की बात हुई, लगभग 25 साल पहले तक यहां पे इनकी संख्या लगभग जो है वो 1.5% ही रहेगी। अब आज आप गौर कर सकते हैं कि 2024 तक इस आंकड़े का क्या हाल हुआ होगा। और यही बात करते हैं कि यहां पे शेख हसीना की जो सरकार वर्तमान में चल रही है, भारत की को पार्टनर है, बड़ा वजूद रखती है और कह सकते हैं लोकतांत्रिक राष्ट्र की सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाली अगर कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्राध्यक्ष है जिनका नाम शेख हसीना, वहां पर भी ज्यादा हालात अच्छे तो नहीं है। 1951 में जहां पे भारतीयों की संख्या, जिसमें हिंदू समुदाय सबसे ज्यादा हुआ करता था, हालांकि वो बांग्लादेशी हो गए थे, लेकिन वहां पे हिंदुओं की संख्या 22% के आसपास थी, जो 2011 में कितनी हो जाती है, आधे से भी कम, या कह सकते हैं 9.5%। तो ये आंकड़े चौंका सकते हैं और इसी की वजह से इस प्रकार की चीजें करी जा रही हैं। अब बात करते हैं
नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में आया था, लोकसभा में तो पास हो गया था कि लोकसभा में तो सरकार के पास में बहुमत था, लेकिन वो राज्यसभा में पास हो गया, पास नहीं हो पाया और बिल अटक गया। फिर दोबारा सरकार आती है और 2019 माह कौन सा था, दिसंबर, उस समय लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। उसके बाद में ये बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो जाता है और 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति महोदय की इसमें क्या मिल जाती है, सैंक्शन मिल जाती है और बिल ये पास हो जाता है। लेकिन चीजें इस प्रकार से थोड़ी सी भ्रमित कर रही हैं विपक्षी राष्ट्र कह सकते हैं कि दलों का यह कहना है कि 4 साल होते हो गए, अभी आपने बिल पास जो है जनवरी 2020 में करवा लिया और जनवरी 2024 में आप ऐसा अनाउंस कर रहे हो कि हम लागू करने वाले हैं, तो इसमें कौन कौन सी पेचीदगी थी इसके बारे में भी करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं कि इससे नागरिकता किससे मानने वाले, सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर के भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने योग्य होंगे और किसी को लिया ही नहीं जाएगा। और विपक्षी दलों का आरोप यही है कि फिर आप एक धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं, जब अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 14 के अंदर में यह कहा गया है कि किसी जाति, धर्म और लिंग का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब आप संविधान की जो मूल भावना या जो मूल अधिकार है उनके साथ में आप क्या कर रहे हो, न्याय तो नहीं कर रहे हो। अब बात कर रहे हैं कि सीए भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करेगा। भारतीय नागरिकों इससे कोई, क्योंकि जो पहले से ऑलरेडी भारतीय हैं उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो 2014 से पहले आए लोगों जो वहां से बाहर आ गए थे उनके बारे में बात करी जा रही है। तो अब जितने भी जो लोग, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको यहां पे डरने की आवश्यकता तो इसलिए नहीं है कि वो ऑलरेडी पहले से यहाँ पे नागरिकता पा चुके हैं, उनको दिक्कत नहीं है। बात ये कही जा रही है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति, उसका परिवार इन 3 राष्ट्रों से यहां पे आता है, उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। यही इसका मोटा मोटा मतलब है। लेकिन फिर इससे एक प्रकार की चीजें हो जाती है कि संविधान में जब सभी धर्मों को एक ही सम्मान या एक ही नजर से देखा जा रहा है, फिर आप इस प्रकार का द्वेषतापूर्ण कदम क्यों उठा रहे हो। तब सरकार का तर्क है कि वहां पे हमारे जो लोग हैं या जो अल्पसंख्यक समुदाय है वहां पे इस प्रकार का वहां पे अच्छा वातावरण तो नहीं है, जबकि मुस्लिमों के लिए तो मुस्लिम वो देश है और मुस्लिम जो लोग हैं वही वहां पे बहुसंख्यक मात्रा के अंदर वहां पे वो रहते हैं। आवेदन के लिए प्रक्रिया क्या होगी, बहुत सामान्य प्रक्रिया रखी है केंद्र सरकार ने। ऑनलाइन आवेदन करना होगा, किसी प्रकार का यात्रा का पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं बताना होगा। आपको सिर्फ यह कहा जाएगा कि आप कौन से साल में आए थे, कौन से महीने में, दैट्स इट। इसके अलावा आपसे कोई जानकारी नहीं पूछी जाएगी। आप अगर अवैध रास्ते से आए तो भी ठीक है, वैध रास्ते से आए तो भी ठीक है, लेकिन आपको बताना होगा कि मैं यहाँ पे इतने समय से यहाँ पे रह रहा हूं और मैं इस कंट्री से आया और मैं इस समुदाय से ताल्लुक वो रखता हूं। इसमें किसी प्रकार के दस्तावेज आपको वहां पे उपलब्ध कराने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। इसके तहत भारत में रहने वालों की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। अन्य विदेशियों जिसमें मुस्लिम शामिल है उनके लिए अवधि कितनी कर दी गई है, 11 साल। या यूं कह सकते हैं कि 2014 या 18 के अंदर भी कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति किसी दूसरे राष्ट्र से आया हो और यहाँ पे वो नागरिकता मांग कर रहा हो, उसके लिए उसकी जो मिनिमम यहाँ पे जो रहने की जो कह सकते हैं कि कितने साल वो रहने के पश्चात आवेदन कर सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी डिस्पैरिटी दिख सकती है कि यहाँ पे उसको 11 साल के बाद में ही नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। या आप देख रहे ऑनलाइन होगा। अब बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो वर्तमान में चला भी जा रहा है और अलग अलग राज्य अपने हिसाब से उसका विरोध भी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो विरोध हमने देखा था कि एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये पे कहां पे लागू हुआ था, ये हुआ था असम के अंदर। इसकी शुरुआत की गई थी और बहुत बड़े लेवल पे इसका एक मसौदा तैयार किया गया था और उसके बाद में सरकार को थोड़ा सा पीछे हटना भी पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसे समुदाय थे जिसमें हिंदू लोग जो शामिल थे वो भी बांग्लादेश से आए थे और उनको इस जगह यहाँ पे जगह वो नहीं मिली थी। बड़ा व्यापक विरोध हुआ कि फिर आप बना किसके लिए रहे हो, जबकि असम सरकार तो इसलिए विरोधियों की निशाने पर थी कि ये सिर्फ हिंदू समुदाय है, उन्हीं को टारगेट करके उनको लाभान्वित करने के लिए इस प्रकार की योजना वो बना रहे हैं। ये जो है वो बहरहाल जो है वो एक बार जगह वो रुक गया। अब बात करते हैं एनपीआर क्या है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है, हर रहवासी के लिए सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल करने के लिए हर रहवासी को डाटाबेस बनने वाला है। इसके अंदर परिभाषा क्या होगी, जो 6 महीने से किसी पत्र पे भी रह रहा हो, या कह सकते हैं कोई व्यक्ति राजस्थान का अगर वो हिमाचल में रह रहा हो, हिमाचल वाला पंजाब में रह रहा हो, वहां के लिए है कि आपको वहां पे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, वो क्या है कि जब जनसंख्या की गणना होगी उसी समय इसको प्रिपेयर किया जाएगा। क्या नहीं होगा इसके, नागरिकता ना तो देगा और ना राष्ट्रीयता वो छीनेगा, ना तो नागरिकता देने वाला है और ना ही वो छीनने वाला। तो सामान्य है कि जनसंख्या के अंदर गणना का ही इसके अंदर है। अब सवाल क्या उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि आधार नंबर और जनगणना के बावजूद सारी चीजें और फिर एनपीआर की आवश्यकता क्यों पड़ गई। इसके बारे में भी सरकार का यह कहना कि हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से समुदाय के धर्म के लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं।
सरकार के लिए किसी प्रकार का डुप्लीकेशन नहीं है, ऐसा सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दिया। अब बात करते हैं सीएए, जो वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ है। बना हुआ है इसका नागरिकता संशोधन अधिनियम। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यक शरणार्थी इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। 3 देशों से आए हुए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता यहाँ पे मिलने वाली है। ऐसे अल्पसंख्यक शरणार्थी जो 5 साल पहले यहाँ पे भारत में आए थे, उनको नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी अगर वो ऑनलाइन डेटे से अपना फॉर्म वो भरते हैं। पड़ोसी देशों के गैर अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता वो नहीं देने वाला है, जिसके अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हो सकते हैं। मुस्लिमों का जिक्र इसमें क्यों नहीं, क्योंकि 3 देशों के जो पड़ोसी हैं मुस्लिम, वहां पे वो अल्पसंख्यक नहीं है, कह सकते हैं वहां पे वो बहुसंख्यक है, तो वहां पे उनकी इसकी जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा विवादों में भी रहा था और उसके बाद में केंद्र सरकार ने भी इसमें कदम पीछे खींच लिए थे और असम सरकार को तो इसको बनाने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि उस समय पे जो सरकारें थी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही एक ही दल की वो थी। जिनके पास पहचान के लिए वैध दस्तावेज होंगे वे इस देश के नागरिक कहलाए जाएंगे। नागरिकता की अंतिम सूची जो जगह नहीं बना पाएंगे उनका क्या होगा, वो नागरिक नहीं कहलाएंगे। और इसी पे सबसे बड़ा सवाल हुआ था कि जब आप रोहिंग्या के लिए बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू थे और वो किसी प्रकार से धार्मिक उत्पीड़ित होकर के जब भारत में आए थे, उनको वहां पे आप जगह नहीं दी जा रहे और अंतिम सूची में वो जगह नहीं बना पा रहे, तो नागरिक नहीं कहला रहे। और फिर विरोधियों की निशानी भी इसलिए प्यारे कि जब आप अपने लोगों को ही अगर नहीं दे रहे तो फिर बिल क्यों लेके आए हो। तो सरकार थोड़ी सी द्वंद्व वाली स्थिति में आ गई थी। अब बात करते हैं, क्या हर वो व्यक्ति घुसपैठिया जिसके पास में दस्तावेज नहीं, तो ये भी बात भी सही है कि अगर उसके पास दस्तावेज नहीं होंगे तो क्या कहला जाएगा, वो घुसपैठिया ही कहला जाएगा कि उसके पास में किसी प्रकार के वैध चीजें तो उसके पास है ही नहीं। अब आप देख रहे हैं कि ये प्रो सीएए एनपीआर है, ये एंटी सीए एनपीआर है और एंटी सीए अनक्लियर ऑन एनपीआर। ये सारे के सारे आप इस मैप के माध्यम से विभिन्न कलरों के माध्यम से इसको दर्शाया गया है कि इसके अंदर कौन कौन से राज्य किस किस जगह से प्रो सीए एनपीआर, जिसके अंदर पूरा का पूरा ये जो एरिया है ये कौन सा है, ये पूर्वोत्तर एरिया जहां पे 7 सिस्टर स्टेट इसको जाना जाता है। एंटी सीए जो एनपीआर है जिसके अंदर कौन कौन से होंगे, इसके अंदर एमपी जैसे इसके अंदर राज्य होंगे। जबकि आप एंटी सीए कौन सा है, यहाँ पे राजस्थान और जो बीच वाला एरिया इसके अंदर यहाँ आपको सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। प्रो सीए कौन है, जिसके अंदर जो जितने भी जो यहाँ पे तटीय जो एरिया है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको बताना चलता हूं कि सबसे जो महत्वपूर्ण अभी जो बज जो बना हुआ है सबसे ज्यादा वो ये बना हुआ है कि एनपीए अभी कह सकते हैं कि अभी जो एनडीए की सरकार है वो क्या इस बिल को लेकर के आने वाली है और सीए कब से लागू होने वाले, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी या इसके अलावा गृह मंत्री जी के द्वारा भी इस प्रकार की घोषणा की गई कि जल्द ही इसको लागू कर दिया जाएगा। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि इस प्रकार का एक बहुत बड़ा जो इश्यू जो वर्तमान में चल रहा है, और आज आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सीए के बारे में आपसे विस्तार से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देशों के लोग इसके अंदर आ सकते हैं, कौन कौन से अल्पसंख्यक के समुदाय यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इसके बारे में हमारा प्रयास था कि एक वीडियो लेकर के एक सेशंस के थ्रू आपको इसके बारे में सारी की सारी जो शंकाएं हैं उनको दूर करें। तो बहरहाल आप बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।